लोग शुरू करेंगे। हमारा बेसिक मैथमेटिक्स खत्म हो चुका है। तो बेसिक मैथमेटिक्स खत्म होने के बाद में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नए चैप्टर का हमारा नाम क्या रहेगा? वेक्टर। यानी अब आज हमें बेसिक मैथमेटिक्स खत्म करने के बाद में वेक्टर स्टार्ट करना है। तो अगर मैं बात करूं वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर का फॉर्मल डेफिनेशन वगैरह हम लोग डिटेल में समझते हुए पूरे 1 घंटे में देंगे। लेकिन अभी हमें बेसिक आइडिया तो इतना होगा ही कि वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जिसमें डायरेक्शन हो, और साथ ही साथ में वो किसी और को लॉ वगैरह को फॉलो करे। लेकिन अगर मेन दो बातें मैं बोलूँ तो वेक्टर के लिए हमारे दिमाग में मेन दो बातें क्या रहती हैं? एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो। यानी अगर मैं वेक्टर का सही सही डेफिनेशन बोलूँ तो ऐसा होता है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और साथ ही साथ में वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या नाम देते हैं? वेक्टर कहेंगे। बिना वेक्टर का डेफिनेशन या कुछ भी दिए हुए मैं कुछ एक दो बातों को कंपेयर करा देता हूँ ताकि हमें इतना तो आइडिया रहे। क्वांटिटी जनरली क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में। तो क्लासिफिकेशन हमारे दो टाइप के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होगा और दूसरा कैसा होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। अच्छा, मुझसे कोई पूछे स्केलर के कुछ एग्जांपल्स याद करवा दीजिए, वेक्टर के कुछ एग्जांपल्स याद करवा दीजिए, तो देखो यहाँ दो चार एग्जांपल मैंने लिखा भी है और याद भी करवा सकता हूँ। जैसे एग्जांपल्स हमारे पास में क्या है, हमारा लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या रहेंगे? स्केलर क्वांटिटी रहने वाले हैं। वेक्टर्स क्वांटिटी क्या होंगे? तो बहुत सारी क्वांटिटी, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊं, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स, किसी भी टाइप का फोर्स हुआ वेक्टर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। ये सारी की सारी कैसे क्वांटिटीज हैं? वेक्टर। और भी बहुत सारी इंपल्स हो गया, मोमेंटम, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ कुछ वेक्टर क्वांटिटी के नाम भी लिखे गए हैं, जैसे देखो वेट। अब वेट के बारे में अगर मैं एक लाइन बोलूँ तो अक्सर हमें लगता है ना कि वेट मास को रिप्रेजेंट करता है। केमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री में वैसे अक्सर मोल वगैरह में या इक्विलिब्रियम वगैरह में जब हम लोग कहीं भी वेट वगैरह लिखा रहता है तो उसके साथ यूनिट क्या लिखा होता है? 200 ग्राम, 100 ग्राम। यानी केमिस्ट्री में वेट क्या स्टैंड करता है? मास से। डेली लाइफ में भी वेट से हम लोग क्या स्टैंड करते हैं, क्या दिमाग में रखते हैं? मास से। लेकिन फिजिक्स में अगर वेट वर्ड यूज किया है तो फिजिक्स में दो वजह से वेट वर्ड यूज करता है। फिजिक्स में कभी कभी कहेगा वेट और लिखेगा 10 किलोग्राम, यानी मास ही लिख देगा। और फिजिक्स में अक्सर होगा, या ज्यादातर चांस यही है कि वेट कहेगा तो वो लिखेगा 100 न्यूटन, 200 न्यूटन। यानी उसके कहने का मतलब क्या है? वो फिजिक्स में वेट एक फोर्स से रिलेट करता है और एक्चुअल में वेट का मतलब क्या है? फोर्स। वेट कौन सा फोर्स होता है? जैसे अगर मेरे वेट की बात की जाए ना, तो मेरे वेट का मतलब क्या है कि ग्राउंड मुझ पर कितना पुल फोर्स अप्लाई, ग्राउंड कितने फोर्स से मुझको अपने तरफ पुल कर रहा है ना, उसी फोर्स को हम, उसी पुलिंग फोर्स को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? वेट। तो वेट भी एक तरीके का क्या है? फोर्स। वो भी कौन सा फोर्स है? mg। वेट भी एक तरीके का फोर्स है, और वो भी कौन सा फोर्स है? mg, जो ग्राउंड हमारे ऊपर पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। थ्रस्ट, थ्रस्ट भी एक तरीके का फोर्स है। कैसा फोर्स है? जब भी रॉकेट वगैरह लॉन्च होता है ना, जब भी रॉकेट वगैरह को लॉन्च करना हो तो रॉकेट से बहुत सारे गैस इजेक्ट करते हैं, और वो गैस जब ग्राउंड से टकराते हैं ना, तो ग्राउंड पर बहुत सारे गैस, बहुत सारे अमाउंट का गैस पर सेकंड ग्राउंड से टकरा रहा होता है, जिसकी वजह से ग्राउंड क्या करता है? एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है रॉकेट पर, जिसे अप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं या थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। और इसी फोर्स की वजह से हमारा रॉकेट क्या होता है? लॉन्च हो जाता है। यानी थ्रस्ट फोर्स भी कैसा एग्जाम्पल रहेगा? एक वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल है। जैसे अगला क्या लिखा हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट वगैरह में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। बार मैग्नेट के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह का डायरेक्शन पढ़ेंगे। किसी चार्ज, मूविंग चार्ज वगैरह के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह का डायरेक्शन पढ़ेंगे। बहुत सारे लॉज वगैरह है डायरेक्शन निकालने के लिए। और वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड कैसा क्वांटिटी है? स्पीड तो हमारा स्केलर है, लेकिन वेलोसिटी हमारा कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? वेलोसिटी हमारा एक, वेलोसिटी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी रहने वाला है। इतनी बातें मुझे लग रहा क्लियर होंगी। यानी बिना मैंने चैप्टर शुरू किए हुए कुछ स्केलर का एग्जांपल दे दिया है, कुछ वेक्टर का एग्जांपल दे दिया। पर एक बार वेक्टर का डेफिनेशन दोबारा सुनो, क्योंकि जो डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ ना, इसी डेफिनेशन को ब्रेक ब्रेक करके मैं काफी चीजें डिफाइन करने वाला हूँ। वेक्टर का डेफिनेशन मैंने क्या दिया? एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले मैं वेक्टर के बारे में कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूँ? फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड हो,
डायरेक्शन हो, और साथ ही साथ में वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। यानी वेक्टर के डेफिनेशन में चार बातें, चार कंडीशन में दे रहा हूँ। पहला कंडीशन हमारे पास में क्या है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी कैसा होना चाहिए, फिजिकल। दूसरा मैं क्या कह रहा हूँ, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और साथ ही साथ में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा हो, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या नाम देंगे, वेक्टर। तो इस डेफिनेशन में चार वर्ड जो आए ना, कौन कौन से, फिजिकल क्वांटिटी आया, मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन आया, और उसके बाद में क्या आ रहा है हमारे पास में, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इन सबको एक एक करके हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं वेक्टर के डेफिनेशन में जो वर्ड आया था, फिजिकल क्वांटिटी। यानी सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन किसका देंगे, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है। एक्चुअल में फिजिक्स का डेवलपमेंट ही यहीं से हुआ था, जब जैसे ही लोगों को जरूरत पड़ा ना कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का। जैसे अगर मैं कह दूं, मैं किसी दुकान के पास में गया हूँ, सब्जी वाले के पास में, उससे मुझे भिंडी लेना है, तो मैं क्या कहूँगा, 1 किलोग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम क्या दे दीजिए भिंडी। या मुझे आलू लेना तो मैं 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, जो भी मुझे लेना होगा लूंगा। तो जैसे ही लोगों को पहली बार ना मेजरमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ा, तब जिन भी क्वांटिटी को मेजरमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, उन्हीं क्वांटिटी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, वेक्टर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये हमारे पास मार्कर है। इस मार्कर का अगर मैं पूछूं लेंथ कितना होगा, तो तुम कहोगे सर अगर इस मार्कर का लेंथ मेजर करना है ना, तो क्या करिए, 1 मीटर स्केल लीजिए, इसका लेंथ मेजर कर लीजिए। तो मान लिया मैंने लेंथ मेजर किया, और लेंथ मेजर करके हमारा कितना आंसर आ गया है, 10 सेंटीमीटर। ऐसे तो लेंथ मेजर करके बताओगे। मैं कहूँ ये मार्कर हमारा हमारा सिलिंड्रिकल शेप का है, जरा इस मार्कर का रेडियस बताना, इस मार्कर का रेडियस क्या होगा। तो तुम कहोगे सर रेडियस वगैरह अक्सर हमें निकालना होता तो हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स का यूज करेंगे। तो एक वर्नियर कैलिपर्स लूंगा, जिसका यूज करके मैं क्या निकाल लूंगा, इस मार्कर का रेडियस। मान लिया मार्कर का रेडियस मैंने कितना निकाल लिया है, 1 सेंटीमीटर। मैं अगर कहूँ ये जो डिजिटल बोर्ड लगा है, इस बोर्ड का जरा विड्थ बताना, तो तुम कहोगे सर मीटर स्केल लेंगे। मीटर स्केल से इस बोर्ड का हम लोग क्या निकाल लेंगे, लेंथ निकाल लेंगे। मान लिया बोर्ड का लेंथ मैंने निकाला, और बोर्ड का लेंथ हमारा लगभग आ गया है 2 मीटर। मैं कहूँ ये मार्कर जो है, जरा इस मार्कर का वेट चेक करके बताओ, तो तुम कहोगे सर इसको ले जाकर हम लोग किसी ना किसी वेइंग मशीन पर रखेंगे। वेइंग मशीन किसका रीडिंग दे देगा, वेट यानी मास का रीडिंग देगा। मान लिया मास हमारा कितना कैलकुलेट होकर आ गया, 50 ग्राम। मैं कहूँ अभी जिस रूम में मैं हूँ, इस रूम का जरा टेम्परेचर बताना। तो इस रूम का टेम्परेचर मैं मेजर करूंगा। मान लिया टेम्परेचर मेजर करके हमारा आंसर कितना आ गया है, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर तुम मेरे सवालों को ध्यान दे रहे हो ना, जैसे ही मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्या करना पड़ रहा है, मेजरमेंट करना पड़ रहा है। जैसे मैं पूछूं मेरा हाइट कितना होगा, तो तुम कहोगे सर एक इंची टेप लीजिए, उससे आप अपने हाइट को क्या कर लीजिए, मेजर कर लीजिए। यानी जैसे मैं सवाल पूछता हूँ ना, तुम क्या करते हो, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट उठाते हो, उससे उसका रीडिंग निकाल देते हो। जैसे मैं कहूँ एक बाइक वाला बाइक चला रहा है, जरा उसकी स्पीड बताना। तो बाइक में स्पीडोमीटर लगा होता है। तो अगर बाइक में स्पीडोमीटर लगा है, तो तुम क्या करोगे, स्पीडोमीटर में रीडिंग देखकर तुम आंसर बता दोगे कि बाइक की स्पीड समथिंग है 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, या ऐसा कुछ बाइक का स्पीड है। या अगर मैं कहूँ, अभी आपने कहा सर ये मार्कर सिलेंडर है, तो जरा सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ। अब जरा बताना क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल पाए, नहीं। तुम कहोगे सर सिलेंडर का मैं लेंथ निकाल रहा हूँ, मीटर स्केल का यूज करके। सिलेंडर का मैं रेडियस निकाल रहा हूँ, क्या यूज करके मैं रेडियस निकाल रहा हूँ, वर्नियर कैलिपर्स का। अब सिलेंडर का लेंथ पता हो, रेडियस पता हो, तो वॉल्यूम का फार्मूला हमने क्या पढ़ा, पाई आर स्क्वायर एच। यानी जब भी मैं कोई भी सवाल पूछ रहा हूँ ना, तो तुम या तो डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आंसर बता रहे हो, या क्या कर रहे हो, या किसी ना किसी फार्मूलाज का यूज करके आंसर बता रहे हो। यानी जब भी तुमसे सवाल पूछा गया, तो तुम्हें मेजरमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ा, तो जिन जिन क्वांटिटीज में मेजरमेंट का रिक्वायरमेंट पड़े ना, जिन जिन क्वांटिटी के बारे में अगर पूछा जाए, अगर उनको मेजरमेंट का रिक्वायरमेंट पड़े, तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या नाम देंगे, फिजिकल क्वांटिटी। अब मन में आएगा सर कुछ बताइए जिसको मेजर ना करना पड़े। जैसे मैं कहूँ अभी आज का दिन क्या है, तो मान लिया आज का दिन हमारे पास में क्या है, वेंसडे है। तो अगर आज का दिन वेंसडे है ना, तो क्या इसको मुझे मेजरमेंट करने का
जरूरत है? नहीं। लेकिन अगर मैं पूछूं अभी का टाइम क्या है, तो क्या टाइम मेजर करना पड़ेगा? हाँ। तो दिन पूछा गया तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अभी का टाइम पूछा गया तो वो कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी रहेगा। यानी टाइम फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन आज का दिन पूछा गया, आज की डेट पूछा गया, मंथ कौन सा चल रहा है, ईयर कौन सा चल रहा है। आप अगर पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या ये चेंज होगा? क्या इसको मेजरमेंट का जरूरत है? नहीं। तो ये कैसी क्वांटिटीज हो जाएंगी? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वही होगी जिनको किसका रिक्वायरमेंट हो? मेजरमेंट का रिक्वायरमेंट हो। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या नाम देंगे? फिजिकल। मैं एक लाइन का डेफिनेशन लिख देता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा। तो तुम कहोगे सर क्वांटिटी विच इज रिक्वायर्ड टू मेजर। अच्छा बताना, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी को या तो मैं किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करूंगा, या कुछ रीडिंग का यूज करके, किसी फार्मूलाज का यूज करके मैं निकाल दूंगा। तो ऐसी क्वांटिटीज को मैं क्या नाम दे देता हूँ? फिजिकल क्वांटिटी। मन में आया सर जरा एक दो एग्जांपल बता दीजिए फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, जरा ध्यान देंगे। जैसे मास हो गया, कभी भी मास का रीडिंग पूछा जाए तो मास को हमें क्या करना पड़ेगा? मेजरमेंट करना पड़ेगा। हमारा लेंथ हो गया, लेंथ भी कैसा क्वांटिटी है? फिजिकल। टाइम हो गया, ये भी कैसा क्वांटिटी है? वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया। पूरे फिजिक्स में सोच लो कितनी फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग पढ़ते हैं, तो वो सारे के सारे हमारे पास में क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। यानी जिस भी क्वांटिटी के बारे में पूछा जाए और उसको मेजरमेंट का जरूरत पड़े, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या नाम दे दोगे? फिजिकल क्वांटिटी कहोगे। क्या ये डेफिनेशन क्लियर है? और जब फिजिकल क्वांटिटी आया ना, तो अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब हमें क्या स्टार्ट करना है? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। की फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास कितने तरीके के होंगे? क्योंकि अगर अभी ध्यान से सुना होना सारा डेफिनेशन, तो मैंने कहा कभी मैं मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से कर देता हूँ, कभी कुछ रीडिंग्स हमारे पास अवेलेबल है ना, उन रीडिंग का यूज करके मैं मेजरमेंट किससे कर दूंगा? फार्मूला का यूज करके आंसर दूंगा। यानी मेजरमेंट कभी इंस्ट्रूमेंट से निकल रहा है, कभी कभी कुछ रीडिंग्स वगैरह का यूज करके मैं आंसर फार्मूले से भी दे रहा हूँ। इसके बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास कितने टाइप के हो जाएंगे? दो टाइप का रहेगा। पहले को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरे को क्या नाम दे देंगे? ड्राई फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, मेजरमेंट के बेसिस पर हमारे फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होंगे? दो टाइप का। पहला कौन सा रहेगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड हमारे पास में कौन सा होगा? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पहले ड्राइव लिखा है क्योंकि यहाँ स्पेस कम था, तो ड्राइव में इतना ही जगह चाहिए। लेकिन फंडामेंटल को हम लोग अगले स्लाइड पे, और पहला यही है तो पहले हम लोग यही पढ़ते हैं, क्योंकि एक बार फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमने क्लियर कर लिया तो ड्राइव में कुछ बचता ही नहीं है। तो अब तुम कहोगे सर सबसे पहले आप पढ़ाने जा रहे हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? तो सुनो। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी क्या था? एक लाइन दिमाग में रखा, जिसको भी मेजरमेंट का रिक्वायरमेंट होगा उसे हम लोग क्या नाम देंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। अब सवाल ये उठा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो बिना इंस्ट्रूमेंट के निकाला ही ना जा सके। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या नाम देंगे? यानी जिसका मेजरमेंट सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट से ही किया जा सके ना, जिस फिजिकल क्वांटिटी का, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या नाम देते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। एक बार दोबारा, फिजिकल फंडामेंटल किसे कहोगे? जैसे तुमसे सवाल पूछा गया कि जरा बताना इस मार्कर का मास कितना है, तो क्या तुम बिना मेजरमेंट के, बिना इंस्ट्रूमेंट का यूज किए हुए तुम इस मार्कर का मास बता पाओगे? नहीं। मैं पूछूं अभी का टाइम क्या हो रहा है, तो क्या बिना क्लॉक में देखे हुए, बिना घड़ी में देखे हुए हम लोग टाइम बता सकते हैं? नहीं। यानी जिस भी क्वांटिटी को बिना इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट किए हुए ना आंसर बताया जा सके, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या नाम देते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। मैं अगर एक लाइन लिखूं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, तो तुम कहोगे सर फिजिकल क्वांटिटी which will only obtained by physical quantity which will only obtained by physical quantity which will only obtained by
using instrument are said to be fundamental physical क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट से निकाला जा सके, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या नाम देंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। अब सवाल ये उठा, सर कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं? तो मैं वो लिस्ट देने जा रहा हूँ कि हमारे पास फिजिक्स में कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अवेलेबल है। लेकिन एक बात और, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसके बाद का चैप्टर हम लोग यूनिट डायमेंशन पढ़ेंगे। वहाँ यूनिट लिखना, डायमेंशन लिखना बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। पर अभी से हम लोग क्या करते हैं ना, क्योंकि मुझे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का लिस्ट देना ही देना है, तो साथ ही साथ में उन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का ना मैं यूनिट भी बता देता हूँ, मैं डायमेंशन। अच्छा, यूनिट के भी बहुत सारे सिस्टम है, एसआई हो गया, एमकेएस हो, एसआई एमकेएस एक ही है, सीजीएस हो गया, एफपीएस हो गया, या तुम खुद का कोई नया सिस्टम बना लो। तो ये सारी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है यूनिट के भी। तो मैं यूनिट भी सिर्फ कौन सा बता रहा हूँ? एसआई या एमकेएस स्टैंडर्ड यूनिट ही बता रहा हूँ, जो ज्यादातर यूज होता है। तो मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का तो लिस्ट दे ही रहा हूँ, साथ ही साथ में मैं यूनिट का भी लिस्ट दे देता हूँ, और साथ में मैं किसका लिस्ट दे रहा हूँ? डायमेंशन का भी, ताकि हमें कुछ कुछ यूनिट भी लिखना आ जाए और कुछ कुछ आइडिया हमें डायमेंशन का भी हो जाए, जो कि अगले चैप्टर में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। यूनिट क्या है, यूनिट का मतलब क्या है, डायमेंशन लिखते कैसे हैं, डायमेंशन की प्रॉपर्टीज क्या है। पर अभी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का लिस्ट देने के साथ साथ में हर क्वांटिटीज के करस्पॉन्डिंग यूनिट, एसआई यूनिट और डायमेंशन लिखना सिखा रहा हूँ। तो देखो, अब मैं टेबल बनाऊंगा। किसका टेबल बनाने हम लोग जा रहे हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का टेबल बनाने जा रहे हैं। ध्यान देना। एक मिनट, क्या हो गया? हाँ, ध्यान देना। मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिख दूँ, देखो कुछ हो गया, मिट गया। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? तो तुम कहोगे सर डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटी which can be obtained only by using instrument by using instrument are said to be fundamental physical quantity। हाँ, मैं टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। एक मिनट, कुछ तो हो रहा है। दोबारा डेफिनेशन लिखता हूँ, ध्यान देंगे। हाँ, ध्यान देना, मैं दोबारा डेफिनेशन लिख रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटी, जल्दी से लिख लेते हैं, विच कैन बी ऑब्टेन ओनली by using instrument are said to be fundamental physical quantity। ये डेफिनेशन दे दिया। मैं टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो टेबल इंसर्ट करने में सबसे पहला कॉलम मैं बना रहा हूँ सीरियल नंबर का। सबसे पहला कॉलम अपने पास में क्या है? सीरियल नंबर। फिर मैं क्या लिखूंगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के नाम लिखूंगा। फिर आगे क्या लिखना है? फंडामेंटल
फिजिकल क्वांटिटीज का मैं नाम लिखूंगा। सबसे पहले लिखूंगा सीरियल नंबर इस कॉलम में, सेकंड कॉलम में मैं क्या लिखूंगा, सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के नाम लिखूंगा। इसके बाद में इधर लिखूंगा यूनिट, वो भी कौन सा यूनिट लिखने वाला हूँ, एसआई कहे या इसी को एमकेएस यूनिट सिस्टम भी कहते हैं, ये सब पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, डायमेंशन लिखेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग अगर टेबल बनाए ना, तो सबसे पहला फंडामेंटल सुनना, जब फिजिक्स में डेवलपमेंट कब हुआ था, जब कम फिजिकल क्वांटिटी खोजे गए थे ना, तो स्टार्टिंग में सिर्फ 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से काम चल रहा था। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या था, लेंथ, दूसरा था मास, और तीसरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या था, टाइम। यानी स्टार्टिंग में हमारे पास में कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थे, 3। पहला क्या था, लेंथ। सेकेंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या था, मास। थर्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या था, यानी स्टार्टिंग में जब कम फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ था, कम चीज़ों डिफाइन की गई थी, तो इन 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही सारे के सारे चीज़ें रिलेट की जा सकती थी। अब मैं इनके यूनिट और डायमेंशन लिखता हूँ। लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड। अच्छा, डायमेंशन हमेशा लार्ज ब्रैकेट में लिखा जाता है। कभी भी डायमेंशन लिखना हो ना, तो हम लोग डायमेंशन कैसे लिखते हैं, लार्ज ब्रैकेट से डायमेंशन लिख रहे होते हैं। और अगर डायमेंशन लिखना है लार्ज ब्रैकेट से ना, तो लेंथ का डायमेंशन कितना होता है, एल। मास का डायमेंशन कितना रहेगा, एम। और टाइम का डायमेंशन कितना होता है, टी। डायमेंशन हमेशा कैसे लिखा जाता है, लार्ज ब्रैकेट से लिखा जाएगा। और अगर मैं लेंथ का डायमेंशन लिखूं तो एल से रिप्रेजेंट किया जाता है मास का, एम। और टाइम का डायमेंशन कैसे लिख रहे होते हैं, टी। तो स्टार्टिंग में इन 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही सारी की सारी चीजें हम लोग क्या कर रहे थे, डिफाइन करने जा रहे थे। क्योंकि स्टार्टिंग में कम फिजिकल क्वांटिटी थे, लेकिन जैसे जैसे फिजिक्स में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ ना, हमारे पास में 4 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ऐड किए गए। अच्छा, वो चारों का नाम क्या है, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी इसके बाद में हमारे पास में 4 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ऐड किए गए। कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ऐड किए गए, 4। मैं इन चारों का अगर नाम लिखूं तो देखो एक एक का नाम लिख रहा हूं, ध्यान देना। फोर्थ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अपने पास में क्या था, तो फोर्थ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अपने पास में था टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास में क्या था, फिफ्थ नंबर पे करंट। करंट भी हमारा क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसके बाद में नेक्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अपने पास में क्या था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके बाद में एक लास्ट क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मैं एक बार दोबारा बोलूँ, स्टार्टिंग में 3 थे, बाद में 4 कौन सा ऐड हुए, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर इन सातों से क्या हो गया, लगभग सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग डिफाइन कर ले जाने लगे। अब मैं यूनिट डायमेंशन लिखूं। अच्छा, टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा, तुम कहोगे सर टेम्परेचर का तो हमने कई यूनिट सुना है। टेम्परेचर का यूनिट सुना होगा डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट, केल्विन, या ये 3 स्टैंडर्ड यूनिट है। इसके अलावा भी कोई भी यूनिट बनाया जा सकता है टेम्परेचर स्केल के लिए। तो देखो टेम्परेचर का लेकिन एसआई यूनिट जो होता है ना, वो होता है केल्विन। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या रहेगा, केल्विन। और टेम्परेचर का जो डायमेंशन होता है वो टी नहीं है, टी तो किसका डायमेंशन है, टाइम का। टेम्परेचर का डायमेंशन हम लोग यूज करते हैं थीटा, या टेम्परेचर का डायमेंशन क्या यूज कर रहे होते हैं, के। या तो हम लोग टेम्परेचर का डायमेंशन थीटा यूज करेंगे, या फिर हम लोग टेम्परेचर का डायमेंशन क्या यूज कर रहे होते हैं, के। ये हमारे टेम्परेचर का डायमेंशन है। अच्छा, मन में एक बार ये बात यहाँ सुनो, करंट के बारे में। अक्सर हमें लगता है ना करंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। हम लोग 10th क्लास में या 12th क्लास में करंट का डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी चार्ज फ्लो होने के रेट को, या टाइम के रेस्पेक्ट में चार्ज जैसे फ्लो होता है ना, उस चार्ज फ्लो होने के रेट को हम लोग क्या नाम देते हैं, करंट। यानी
पर सेकंड कितना अमाउंट का चार्ज फ्लो किया है ना किसी क्रॉस सेक्शन से, उसे हम लोग क्या नाम देते थे, करंट। अब मन में आता है सर करंट तो फ्लो करता है चार्ज से, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी करंट क्यों है, चार्ज क्यों नहीं है? पर एक्चुअल में फंडामेंटल हमारा करंट ही है, चार्ज हमारा फंडामेंटल नहीं है। कई बार हमें ये डेफिनेशन सोच के लगता है ना फंडामेंटल क्या होगा, चार्ज होना चाहिए, जबकि चार्ज नहीं, फंडामेंटल कौन है? यह फंडामेंटल कहते किसे हैं? जिसको किससे निकाला जा सके, इंस्ट्रूमेंट से। तो कभी भी अगर कहीं भी निकालना होगा ना तो हम करंट को इंस्ट्रूमेंट से निकाल सकते हैं, चार्ज को इंस्ट्रूमेंट से नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं करंट को कैसे इंस्ट्रूमेंट से निकालोगे, तो तुम कहोगे सर हमने सुना है ना 10th क्लास में भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, 12th में भी हम लोग पढ़ते हैं कि करंट मेजरमेंट करने के लिए अमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। लेकिन क्या कभी सुना कि चार्ज अगर निकालना हो तो किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे? नहीं। चार्ज निकालने के लिए तो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं करंट का, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी या डी क्यू बाई डी टी। इससे एवरेज अगर होगा तो क्यू बाई टी, अगर इंस्टेंटेनियस होगा तो डी क्यू बाई डी टी, इंटीग्रेशन वगैरह करके चार्ज निकाला जाता है। यानी चार्ज हमारा फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल कौन रहेगा? करंट, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से कौन निकलता है? चार्ज नहीं, इंस्ट्रूमेंट से निकलेगा करंट। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो करंट हमारा कैसा फिजिकल क्वांटिटी है? फंडामेंटल है। और अगर मैं करंट का एसआई यूनिट लिखूँ ना, तो करंट का एसआई और सबसे ज्यादा फेमस यूनिट यही एक ही है, क्या नाम है? एम्पियर। और भी यूनिट होते हैं, सीजीएस भी वो पढ़ेंगे जब चैप्टर आता है। अब करंट का डायमेंशन, तो करंट का डायमेंशन हम लोग ए या आई दोनों ही उतने ही फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं। करंट का डायमेंशन ए भी यूज किया जाता है, करंट का डायमेंशन के भी हम लोग यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अपने पास में क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एक बात सुन लो, आएगा जब चैप्टर तो पढ़ाऊंगा भी, वेव ऑप्टिक्स वगैरह में, वेव में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जब भी फिजिक्स में ना इंटेंसिटी वर्ड यूज हो, तो इंटेंसिटी का एक ही मतलब दिमाग में रखना, ब्राइटनेस से। मुझसे कोई पूछे इंटेंसिटी हाई है या लो है, तो इंटेंसिटी हाई का मतलब क्या? ब्राइटनेस ज्यादा। इंटेंसिटी लो का मतलब ब्राइटनेस कम। तो जब भी तुमसे इंटेंसिटी के बारे में पूछे, तुम ब्राइटनेस के बारे में सोच के आंसर देना। मैं कह नहीं रहा हूँ, यानी अगर मैं सही सही बोलूँ ना, तो मेरे कहने का मतलब है ब्राइटनेस से रिलेटेड जो फिजिकल क्वांटिटी है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इंटेंसिटी। जैसे अगर मैं इस अपने राइट हैंड से इस लेफ्ट हैंड पे ऐसे बहुत सारा पुश करूं, तो अब इस पुश करने पर जो इस पुश करने से रिलेटेड जो फिजिकल क्वांटिटी है उसे हम लोग फोर्स कहते हैं। और बहुत स्पेसिफिकली क्या नाम देते हैं? पुशिंग फोर्स कह देते हैं। यानी इस काम करने की जो रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी था वो क्या था? फोर्स। वैसे ब्राइटनेस, किसी भी जगह का ब्राइटनेस मेजर करने से रिलेटेड जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का मतलब दिमाग में क्या रखना है? ब्राइटनेस से। इंटेंसिटी का आंसर पूछे तो ब्राइटनेस के बारे में सोचना, जो ब्राइटनेस का आंसर होगा वही किसका हो जाएगा? इंटेंसिटी का आंसर होगा। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट है ना, वो है कैंडेला, या इसका डायमेंशन हम लोग लिखते हैं सीडी। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे केमिस्ट्री में तो पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में घूम घूम कर आता है, फिजिक्स में भी कुछ जगह थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में आ जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है? मोल। या इसका डायमेंशन हम लोग क्या लिखते हैं? MOL। तो स्टार्टिंग में 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे। जब फिजिक्स में डेवलपमेंट और ज्यादा हुआ तो 4 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गए। यानी टोटल कितने फंडामेंटल हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन बाद में जब और थोड़ा डेवलपमेंट हुआ और कुछ चीजों का रिक्वायरमेंट हुआ ना, तो 2 और को फंडामेंटल की तरह ही माना जाता है। उन्हें एक्चुअल में फंडामेंटल की टेबल में नहीं रखते, लेकिन क्या मानते हैं? फंडामेंटल की तरह ही मानते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, थियरी तो हमसे पूछने वाले से पूछने से रहा, हमें तो मेन है इनका नाम पता होना चाहिए, इनका टेबल पता होना चाहिए यूनिट डायमेंशन का। तो मैं इसी के साथ उन दोनों को भी लिख देता हूँ। एक होता है प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। ये भी किसकी तरह बिहेव करता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ही है, या उसी की तरह बिहेव करता है। तो मैं अगले 2 और लिखूंगा। कौन से 2 हैं हमारे? एक है प्लेन एंगल। अच्छा, प्लेन एंगल का मतलब जो एक प्लेन में बने, इसलिए इसका नाम हम लोग क्या दे सकते हैं? 2 डायमेंशनल एंगल, या सिर्फ एंगल कहते हैं हम लोग ना। हम लोग तो सर बार बार एंगल कहते हैं, तो सिर्फ एंगल कहने से कौन सा एंगल रिलेट होता है? प्लेन एंगल। और लास्ट में होता है सॉलिड एंगल।
जिसे हम लोग स्पेस में बना हुआ एंगल कहते हैं या थ्री डायमेंशनल एंगल भी कह देते हैं। प्लेन एंगल, एंगल का दो यूनिट बहुत ज्यादा फेमस सुना होगा, एक है डिग्री और दूसरा है रेडियन। मैथ्स में तो ज्यादातर हम लोग क्या यूज करते हैं, डिग्री, रेडियन होता ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे प्लेन एंगल का एसआई यूनिट क्या होगा, तो प्लेन एंगल का एसआई यूनिट होता है रेडियन। और प्लेन एंगल का सीजीएस सॉरी सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट क्या होगा, तो होता है स्टेरेडियन। तो ये मैंने प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का यूनिट लिख दिया है। आगे सुनो, प्लेन एंगल जो होता है ना, वो भी डायमेंशनलेस है, नीट में पूछ चुका है 2022 और 2024 में। और सॉलिड एंगल भी जो होता है ना, वो भी कैसा होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। प्लेन एंगल, ये जरूरी है याद रखना है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों की कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह मैंने टेबल क्या बनाया, हम लोगों ने स्टार्ट किया था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते किसे थे, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो बिना इंस्ट्रूमेंट के ना निकाला जा सके, उसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मोस्टली मैं कह सकता हूँ हमारे पास कितने हैं, 9। इन 9 के अलावा कोई और भी फंडामेंटल की कैटेगरी में नहीं है। यानी इन 9 के अलावा जो भी नाम तुम्हें फिजिकल क्वांटिटी का आ रहा है, वो पक्का इंस्ट्रूमेंट से तो निकल ही सकता है, लेकिन हो सकता है किसी ना किसी फार्मूले से भी निकल जाए। तो फंडामेंटल के नाम याद हो जाएंगे कितने, एक बार नाम मैं बोल रहा हूँ। पहला हो गया लेंथ, मास, टाइम। फिर चार और कौन सा ऐड किए गए, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद में दो और ऐड हुआ, एक है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों की कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, उनके पास डायमेंशन नहीं होता। तो पहला हमारा क्या हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और सेकंड हमारे पास में क्या रहेगा, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसको, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे, जरा ध्यान से सुनना। फंडामेंटल के बारे में मैंने कहा जो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट से निकले। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो फार्मूले से निकल सके, या उन्हीं फार्मूलोज का यूज करके हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर दें, तो ऐसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या नाम, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या नाम देंगे, ड्राइव। दोबारा सुनो, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो फार्मूलाज वगैरह का यूज करके निकल जाए, या उसी फार्मूले से रिलेट करते हुए हम एक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर दें और उससे भी वो निकल जाए ना, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ड्राइव। जैसे स्पीड, अब स्पीड सर हमें फार्मूला भी पता है स्पीड निकालने के लिए, लेकिन बाइक हो गया, कार हो गया, इन सब में स्पीडोमीटर भी लगा होता है। अब वो स्पीडोमीटर उसी पे वर्क करता है जो फार्मूला अपने पास पता, तो वो डायरेक्टली भी आंसर देता है। पर क्या स्पीड इंस्ट्रूमेंट से निकल रहा है स्पीडोमीटर नाम के, हाँ, लेकिन क्या स्पीड हमारा फंडामेंटल है, नहीं। फंडामेंटल वो है जो सिर्फ किससे निकले, फार्मूले से। ड्राइव क्या है, जो फार्मूले से ही निकले, पर उसी फार्मूले का यूज करके कोई इंस्ट्रूमेंट अगर डिजाइन कर दो ना, तो उससे भी निकलने लगेगा। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो इसके बारे में एक लाइन लिखो, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, फिजिकल क्वांटिटी which can be obtained by using formulas or instrument which is designed based on that formula। ये मैंने ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन दिया। अब सवाल ये उठा, सर क्या यहाँ भी टेबल बनने वाला है क्या फंडामेंटल की तरह, तो नहीं। फंडामेंटल को छोड़कर, फंडामेंटल लाइन है, इन 9 फिजिकल क्वांटिटी को छोड़कर जितने भी फिजिकल क्वांटिटी बचेंगे ना, उसका नाम हम लोग क्या देने वाले हैं, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, कुछ एग्जांपल लिख दीजिए, दो चार मैं लिख देता हूँ। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल्स अपने पास में क्या है, तो जैसे मैंने कहा स्पीड, मैंने कहा वेलोसिटी, मैंने कहा एक्सेलरेशन,
फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बहुत सारे हैं। तो सिर्फ एक लाइन याद रखना है, जो फंडामेंटल नहीं है वो क्या है, उन नौ के अलावा सारे के सारे ड्राई फिजिकल क्वांटिटी हैं। अच्छा, वेक्टर का डेफिनेशन क्या दिया था, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी। तो इस फिजिकल क्वांटिटी वर्ड को मैंने एक्सप्लेन कर दिया जितना किया जा सकता था। फिर उसके बाद में मैंने क्या कहा था, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड। तो अब हम लोग आगे क्या डिफाइन करने वाले हैं कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, या मैग्नीट्यूड वगैरह को हम लोग रिलेट कैसे करेंगे, तो जरा इस बात पर भी ध्यान देते हैं। यानी नेक्स्ट डेफिनेशन हमें क्या पढ़ना, ये सारे आ कहाँ से रहे टॉपिक, क्योंकि हमें मेनली किसको डिफाइन करना, वेक्टर को। तो वेक्टर डिफाइन करने के लिए ना पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, पता होना चाहिए वेक्टर सॉरी मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी तो मैं बता चुका हूँ, अब क्या बताने जा रहा हूँ, मैग्नीट्यूड। अब सुनो इसके बारे में। नेक्स्ट हम क्या देखने जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड। मैं एक सवाल पूछूं, दोबारा से वही सवाल ही पूछूंगा। ये मार्कर है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था जरा इस मार्कर का लेंथ बताओ। तो मार्कर का लेंथ सर हमने मेजर करके बताया था कितना, 10 सेंटीमीटर। मार्कर का रेडियस हमने पूछा होगा, तो मेजर करके वर्नियर कैलिपर से क्या बताया था, 1 सेंटीमीटर। फिर मैंने पूछा होगा जरा रूम का टेम्परेचर बताओ, तो मेजर करके शायद बताया था 25 डिग्री सेल्सियस। मैं सवाल पूछ लूँ बॉडी का टेम्परेचर बताओ, तो शायद हम लोग मेजर करके मान लिया अपना बॉडी का टेम्परेचर थर्मामीटर का यूज करके क्या बता रहा हूँ, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। या अगर मैं पूछ लूँ, अभी ध्यान देना, अगर मैं पूछ लूँ इस बोर्ड का साइज क्या है, तो तुम कहोगे सर मेजर करके मान लिया आंसर मैंने कितना बता दिया, 2 मीटर। मैं कहूँ बोर्ड का मास कितना है, तो मेजर करके मान लिया मैंने कितना आंसर बता दिया, 100 किलोग्राम। मैं कहूँ इस मार्कर का मास कितना है, तो मेजर करके हमने क्या आंसर बता दिया, 50 ग्राम। तो अगर तुम ध्यान दे रहे हो ना, जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ वैसे तुम मेजरमेंट करके कुछ ना कुछ आंसर बता रहे हो। अब आंसर बताने में क्या बता रहा हूँ इस पर डिस्कस करते हैं। अगर ध्यान दो ना, जितने भी सवाल पूछे गए हर आंसर में हम लोग दो चीजें बताते हैं। एक तो आंसर में कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, सॉरी, एक तो आंसर में कुछ ना कुछ क्या आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा होता है, और दूसरा उसी के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ उसी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड क्या आ रहा होता है, यूनिट। जैसे अगर मैंने जब टेम्परेचर पूछा ना, तो या तो तुम यूनिट डिग्री सेल्सियस यूज कर रहे हो, या यूनिट क्या यूज करो, फॉरेनहाइट। पर टेम्परेचर में क्या तुम यूनिट मास का किलोग्राम ग्राम वगैरह यूज करोगे, नहीं। अगर मैंने लेंथ पूछा ना, तो या तो यूनिट तुम सेंटीमीटर यूज कर रहे हो, या यूनिट क्या यूज कर रहे हो, मीटर। जब मैंने मास पूछा, तो मास में या तो यूनिट किलोग्राम यूज करो या ग्राम, यानी मास में मास का यूनिट यूज हुआ, कोई भी यूनिट यूज करो। लेंथ में लेंथ का यूनिट यूज हुआ, टाइम में टाइम का यूनिट यूज होगा, टेम्परेचर में टेम्परेचर का यूनिट होगा, स्पीड में स्पीड का यूनिट यूज होगा। यानी जब भी फिजिकल क्वांटिटी का आंसर पूछा जा रहा है, तो हम लोग दो चीजें बता रहे हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा उसी के साथ मल्टीप्लाई हुआ कि क्या करते हैं, उसी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड कोई ना कोई यूनिट बता रहे होते हैं। तो मैग्नीट्यूड किसे कहेंगे, सुनो। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैं आंसर देता हूँ ना, उसी आंसर को उस फिजिकल क्वांटिटी का मैं क्या कहता हूँ, मैग्नीट्यूड। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर मुझसे स्पीड पूछा गया, मैंने कहा 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लीकेशन ही क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। यानी मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के मल्टीप्लीकेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। मैं लिखूं अगर एक लाइन, तो क्या लिखने वाला हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, अभी काम भी पड़ेगा, दोबारा लिखूंगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है मल्टीप्लीकेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के मल्टीप्लिकेशन को क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड। यानी मेरे कहने का मतलब है डेट इज, अगर मैग्नीट्यूड को m लिखूं, तो मैग्नीट्यूड होगा न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट का मल्टीप्लिकेशन। ये फार्मूला हमें याद रखना है। तो पहले मैंने डिफाइन किया कि मैग्नीट्यूड होता क्या। अब मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ बातें हम लोग ध्यान देंगे, ध्यान से सुनना मैग्नीट्यूड के बारे में। अच्छा, अगर मैं पूछूं
क्लास में वाले 4 बच्चे हैं, मैंने सभी को ये मार्कर दिया, मैंने कहा इस मार्कर का लेंथ मेजर करके बताओ। 4 बच्चों ने आंसर दिया। पहले बच्चा आंसर दे रहा है 10 सेंटीमीटर, दूसरा बच्चा आंसर दे रहा है 100 मिलीमीटर, तीसरा बच्चा आंसर दे रहा है 0.1 मीटर, चौथा बच्चा आंसर दे रहा ज़्यादा स्मार्ट है 0.0001 किलोमीटर। 4 बच्चों से मैंने क्या कहा, इसका लेंथ मेजर करके बताओ, और लेंथ मेजर करके ये 4 आंसर दे दिए। हाँ सर, एरर आने का चांस है बिल्कुल, लेकिन अभी एरर को हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे हैं। अभी मैं मैग्नीट्यूड बताना चाह रहा हूँ इसके बारे में, तो इसको सिर्फ ध्यान दे रहे हैं। मैं मान रहा हूँ कि सबने मेजरमेंट सही किया है। अच्छा बताओ, अगर सभी ने इसका मेजरमेंट सही किया हो तो क्या सभी का आंसर सेम होना चाहिए? हाँ। अगर यही एक मार्कर है और मैं मान रहा हूँ एरर नहीं हो रहा है, तो क्या सभी सेम मेजरमेंट देंगे? हाँ। पर देखो रीडिंग क्या अलग अलग है सबका। पहला बच्चा रीडिंग कितना दे रहा है 10, दूसरा बच्चा रीडिंग दे रहा 100, तीसरा बच्चा रीडिंग दे रहा 0.1, चौथा बच्चा रीडिंग दे रहा 0.0001। तुम कहोगे सर आप रीडिंग ही गलत पढ़ रहे हैं। रीडिंग अकेला न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, रीडिंग के साथ साथ में और क्या लिखना पड़ता है, उस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड कोई ना कोई यूनिट। तो मुझसे पूछा जाए पहले बच्चे का रीडिंग 10 है या 10 सेंटीमीटर है, तो मैं कहूंगा पहले बच्चे का रीडिंग क्या है 10 सेंटीमीटर, दूसरे का 100 मिलीमीटर, तीसरे का 0.1 मीटर, चौथे का कितना 0.0001 किलोमीटर। क्या ये सारे रीडिंग सेम है या अलग है? तुम कहोगे सर बिल्कुल सेम है। सेंटीमीटर को मिलीमीटर बनाओ, कैसे बनाओगे? 10 से मल्टीप्लाई करके। सेंटीमीटर को मीटर बनाओ, कैसे बनाओगे? 100 से डिवाइड करके। मीटर को, सॉरी किलोग्राम लिखा, ये किलोमीटर है। ये क्या है? तो अगर मैं सेंटीमीटर को कहूँ किलोमीटर बनाने के लिए तो कैसे बनाओगे? तुम कहोगे सर इसमें मीटर में 1000 का डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा? मीटर किलोमीटर बन गया। ये सारे वैल्यू सेम लिखे गए हैं, बस सबने अलग अलग यूनिट सिस्टम में लिखा। अच्छा, अलग अलग यूनिट सिस्टम का मतलब नहीं है कि लेंथ का यूनिट छोड़कर मास वगैरह का यूनिट लिख दिया, नहीं, लेंथ का ही यूनिट लिखा है। पर कोई लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर लिख रहा है, कोई मिलीमीटर, कोई मीटर और कोई किलोमीटर लिख रहा है। क्या ये सारे वैल्यू सेम है? हाँ, सारे वैल्यू सेम है। तो क्या इस बात को सुनते हुए मैं एक लाइन बोल दूं कि यूनिट के चेंज करने पर, देखते रहना, कि यूनिट कभी भी चेंज करो, क्या फिजिकल क्वांटिटी चेंज होने वाला है? नहीं। फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने वाला है? नहीं। यानी एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहता है? कांस्टेंट। हाँ, मैं यूनिट अगर चेंज करूंगा ना तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता रहता है? लगातार चेंज होगा। तो दो बातें मुझे पता चला। पहला कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहता है? कांस्टेंट। दूसरा क्या पता चला कि अगर कभी भी तुम फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट चेंज करोगे तो उससे मल्टीप्लाई किया हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या होगा? चेंज होगा। और एक बात और ज्यादा ध्यान दे ले, तीनों बातों फिर एक साथ लिखेंगे। मैं पूछूं सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर और किलोमीटर में बड़ा यूनिट कौन है? तुम कहोगे सर सबसे बड़ा यूनिट है किलोमीटर, उससे छोटा यूनिट मीटर, उससे छोटा यूनिट सेंटीमीटर, सबसे छोटा यूनिट मिलीमीटर। अब जरा ध्यान दो, इनमें जो सबसे छोटा यूनिट है क्या उसका न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ा है? और जो सबसे बड़ा यूनिट है क्या उसका न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे छोटा है? हाँ। सुनो, मैंने पहला लाइन क्या कहा? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। फिर मैंने कहा अगर यूनिट चेंज करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा। अब जरा सोच के बताओ, अगर यूनिट बड़ा रखा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखना है, तो पक्का न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, तभी तो मल्टीप्लाई दोनों का क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ तीन बातें यहाँ से हमें समझ में आया लिखने लायक। पहला कि किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? कांस्टेंट। दूसरा क्या समझ में आया? अगर यूनिट चेंज करोगे फिजिकल क्वांटिटी का तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा। तीसरा हमें क्या समझ में आया कि अगर हम लोग, तीसरा हमें क्या समझ में आया कि हमारे पास में जो बड़ा यूनिट है ना उससे रिलेट करता हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, और जो छोटा यूनिट है उससे रिलेट करता हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा। तो ये तीन बातें हम लोग लिखते हैं। पहला क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी will remain constant। अच्छा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट का मतलब m क्या है? दैट इज m कांस्टेंट का मतलब क्या है? n और u का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? अच्छा, n और u का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है?
कि सर एक सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट का मल्टीप्लिकेशन, दूसरे सिस्टम का ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन क्या रहने वाला है, सेम। ये फार्मूला हम लोग याद रखते हैं, अभी इस पे सवाल भी करेंगे। यहाँ मैंने क्या कहा, जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो एन और यू का यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दूसरे सिस्टम के न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के क्या रहेगा, इक्वल रहने वाला है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा कि मैग्नीट्यूड हमारा क्या रहता है फिजिकल क्वांटिटी का गिवन कांस्टेंट। अगला पॉइंट मैंने क्या कहा था, अगर यूनिट चेंज करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, चेंज। इफ यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी is changed, then numerical value related to that physical quantity also change। और तीसरी बात मैं क्या कह रहा हूं, अगर यूनिट हमारा क्या हो बड़ा रहा तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, छोटा। छोटा कैसा लिखेंगे, यानी यूनिट अगर बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रहेगा, छोटा। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या, कि अगर यूनिट छोटा रहा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रहेगा, बड़ा। तो ये हम लोगों ने मैग्नीट्यूड के बारे में कहा। और ये कहते कहते ना, मैग्नीट्यूड के बारे में बताते बताते हमें एक फार्मूला पता चल गया कि एक सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन दूसरे सिस्टम के न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, इक्वल रहेगा। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, यानी मैं ये फार्मूला तब यूज करूंगा ना जब भी यूनिट चेंज हो रहा हो फिजिकल क्वांटिटी का, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे चेंज होगा मुझे वो अगर बताना हो तो वो हम लोग बताएंगे। तो इसलिए चलो एक दो सवाल करके देख लेते हैं। कहाँ तक आया होगा समझ में, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, ध्यान देना। मुझसे कह रहा अगला सवाल देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। ये कह रहा है ना कि जो मैं सवाल दे रहा हूँ उनमें एक सिस्टम, यूनिट के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है। पहला सवाल जैसे मैंने दे दिया, हमारे पास लिखा है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हमारे पास क्या लिखा हुआ था, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। इसको हमें कन्वर्ट करना है, किसमें करना है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी था 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसको हमें कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। अच्छा देखो, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब भी यूनिट चेंज हो रहा हो ना तो हम लोग फार्मूला क्या यूज करते हैं, n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। तो यहाँ फार्मूला हम लोग क्या देखेंगे, n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। ध्यान देना, फार्मूला में क्या लगाऊं, n1 u1 इज इक्वल्स टू, जरा इस फार्मूले का मतलब क्या बताना। ये फार्मूला कह रहा है ना, पहले सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा किसके, दूसरे सिस्टम के न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के मल्टीप्लिकेशन के। तो जरा इक्वल करके देखो क्या बनेगा। पहले सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 10। पहले सिस्टम का यूनिट क्या है देखो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। पहले सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू सर यही तो निकालना है, सॉरी दूसरे सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू यही तो निकालना है। दूसरे सिस्टम में यूनिट क्या है, ग्राम सेंटीमीटर। सेकंड और सेकंड हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसे सॉल्व करें, देखिए क्या आंसर आएगा। तो 10 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना, n2 ग्राम। तो ग्राम सेंटीमीटर दोनों साइड है, ग्राम सेंटीमीटर आपस में कटेगा। सॉल्व करके n2 कितना बना, कितने जीरो, 3 2 5 1 6।
यानी पहले सिस्टम का अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू 10 था तो दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना बनकर आ गया है 10 टू द पावर 6। ये दूसरे सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा बनकर आया। इस तरह एक सवाल हमने किया, एक आध सवाल और कर लेते हैं। देखिए एक दो सवाल और कर लेते हैं। दो मैं सेकंड क्वेश्चन दे दूं, मैं कहूँ 25 किलोग्राम स्क्वायर मीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है ग्राम स्क्वायर मीटर क्यूब अपॉन मिनट स्क्वायर में। हमारे पास क्या दिया है, देखो पहले सिस्टम में वैल्यू दिया है 25 किलोग्राम स्क्वायर मीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर को हमें किस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ग्राम स्क्वायर मीटर क्यूब पर मिनट। सीजीएस नहीं है, मैंने कहा मैं खुद से भी कोई भी सिस्टम बना सकता हूँ, तो मैंने ऐसा कोई सिस्टम बनाया जहां मास किस में होगा, ग्राम में, लेंथ किस में होगा, मीटर में, और टाइम किस में मेजर कर रहा हूँ, मिनट वगैरह में मेजर कर रहा हूँ। अब देखो जब कभी भी तुम सिस्टम चेंज करो ना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाओ, तो फार्मूला क्या है अपने पास में, अभी सवाल किया है N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 इंटू U2। अच्छा ये फार्मूला कहता क्या है, ये फार्मूला कहता है ना कि पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा किसके, दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल रहने वाला है। जरा बताना पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना 25, पहले सिस्टम का यूनिट कितना किलोग्राम स्क्वायर मीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर, दूसरे सिस्टम में ही तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें निकालना है, और दूसरे सिस्टम का यूनिट कितना दिया था ग्राम स्क्वायर मीटर क्यूब अपॉन, देखो जो कट रहा हो उसे कट कर दो, मीटर क्यूब दोनों जगह है, ये कट हुआ और तो कुछ कट नहीं हो रहा है। देखिए एलएचएस में किलोग्राम है, आरएचएस में ग्राम है, तो किलोग्राम ग्राम कैसे बनता है, 1000 से क्या कर दे मल्टीप्लाई, स्क्वायर लगा है लगा, यहाँ सेकंड है लिख दो, ग्राम स्क्वायर लिखा हुआ लिख दो। अच्छा देखो एलएचएस में सेकंड है, आरएचएस में क्या मिनट, तो सेकंड मिनट को सेकंड कैसे बनाएंगे 60 से मल्टीप्लाई कर दो होल स्क्वायर। देखो ग्राम स्क्वायर कट गया, सेकंड स्क्वायर कट गया, बचा क्या यहाँ 25। अच्छा 1000 का मतलब क्या 10 पे पावर 3, और 10 पे पावर 3 का स्क्वायर करोगे कितना 10 टू द पावर 6, ये 60 है ना, तो 60 का स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 6 का स्क्वायर 36, जीरो का स्क्वायर डबल जीरो। तो सॉल्व करके देखो n2 कितना आया, ये दो जीरो भी पावर में अगर भेजते तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 25 का मल्टीप्लाई करो तो 25 6 जा कितना 25 4 जा 100 होता है, तो 6 जा कितना होगा 150, तो कैरी आ गया 15, 25 3 जा कितना 75, 75 और 15, फाइनली आ गया कितना आंसर 9 इंटू 10 टू द पावर 10। यानी पहले सिस्टम में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू 25 है तो दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा कितना बनकर आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 10। ये दूसरा सवाल हुआ। ऐसे ये हम लोग कर क्या रहे हैं, बेसिकली ये यूनिट डायमेंशन का सवाल है, लेकिन क्योंकि मैग्नीट्यूड डिफाइन करते करते फार्मूला आ गया तो मैंने कहा एक काम हम लोग निपटाते हुए चलते हैं, कोई कसम थोड़ी ना खाया कि इसे यूनिट डायमेंशन में ही पढ़ेंगे, यहाँ आ गया यहाँ कर लेते हैं। अब सुनो हम कर क्या रहे, जब भी यूनिट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज होना तो फार्मूला क्या यूज करना इंपॉर्टेंट है, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। एक आखिरी सवाल और करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड करते हैं। देखो मैं दे रहा हूँ 1000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर, ये अगला सवाल। अच्छा जब कभी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना हो तो हम लोग फार्मूला क्या यूज करते हैं, जब भी यूनिट का सिस्टम चेंज हो तो फार्मूला यूज होता है N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। लाकर वैल्यू पुट करो, ये फार्मूला कहता क्या है, पहले सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा किसके, दूसरे सिस्टम के न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के मल्टीप्लिकेशन के। जरा लाकर वैल्यू पुट करो, पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना 1000, पहले सिस्टम में यूनिट कितना ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर,
दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। दूसरे सिस्टम का यूनिट देखो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर दोनों साइड है, कट जाएगा। जहां बड़ा यूनिट होता उसी को मैं रखता हूँ, इसे रहने दो। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ग्राम किलोग्राम को ग्राम कैसे बनाओगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। मीटर सेंटीमीटर कैसे बनेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर। देखो 1000 ग्राम यहाँ भी कट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से और सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी कट जाएगा। यहाँ क्या बचा, 1 n2। अच्छा 100 का स्क्वायर 10 पे पावर 4, 10 पे पावर 4 उधर गया, यानी दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा कितना बनकर आ गया, 10 to the power -4। तो ये हम लोगों ने क्या डिफाइन किया, मैग्नीट्यूड। अब सुनो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम लोग डिफाइन कर रहे थे वेक्टर, है ना। वेक्टर का डेफिनेशन मैंने क्या दिया, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले मैंने सारा मेहनत किस पे लगाया, फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने में। फिर मैंने कहा जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड। फिर मैंने सारा फोकस किस पे कर दिया कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, जरा इसको देखें। और उसमें क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। से डायरेक्शन क्या, नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, अप हो, डाउन हो, कोई स्पेशल डायरेक्शन हो जाए नॉर्थ साउथ के बीच का एंगल वगैरह पे। तो डायरेक्शन में कुछ ऐसा पढ़ना नहीं है जो हमें बहुत ज़्यादा आइडिया वगैरह लगाना हो। सवाल में आइडिया वो लग जाएगा जब आगे हम लोग वेक्टर के सवाल करेंगे। तो ये 3 बातें हो गया। और चौथी बात क्या था, जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। अब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो वगैरह कराना है तो पहले वेक्टर का तो नॉलेज होना चाहिए, तभी तो पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। तो क्या अब मैं एक हद तक, पूरी तरह से नहीं, अभी भी मुझे नहीं पता लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी एक लिमिट तक वेक्टर को डिफाइन कर सकता हूँ। तो इसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। 1 मिनट 10 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। हाँ, तो अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ध्यान देना अब यहाँ से क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। 2 टाइप लिखा हुआ, पहला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा क्या होगा, वेक्टर। पहले मैं स्केलर को डिफाइन करता हूँ। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो ही ना। अच्छा, जब डायरेक्शन नहीं होगा तो क्या वेक्टर वगैरह का ख्याल आएगा, नहीं। तो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। अब सवाल आता है सर कब डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मेरा मास कितना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वेइंग मशीन पे जाऊंगा, खड़ा हूंगा, मान लिया मास आ गया 1000 किलोग्राम, या मान लिया मास आ गया 50 किलोग्राम। अब जो मैं 50 किलोग्राम या 1000 किलोग्राम मास देख रहा हूँ, क्या वो मास का आंसर बताने में मुझे डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि मेरा मास नीचे की तरफ है 1000 किलोग्राम, ऊपर की तरफ है 50 ग्राम, 50 किलोग्राम, राइट की तरफ है इतना, लेफ्ट की तरफ है इतना, क्या ऐसा कुछ है, नहीं। मेरे मास में डायरेक्शन वगैरह का बताने की जरूरत नहीं है। एक मैग्नीट्यूड दो, वही उससे सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं कितना दूबला या कितना मोटा हूँ। ठीक है, मैं पूछूं इस मार्कर का लेंथ कितना है, तो मान लिया मार्कर का लेंथ मैंने मीटर स्केल से मेजर किया और मार्कर का लेंथ हमारा कितना बनकर आ गया है, मार्कर का लेंथ हमारा कितना बनकर आ गया है, 10 सेंटीमीटर बनकर आया। अब अगर मार्कर का लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर बनकर आया है ना, तो क्या ये 10 सेंटीमीटर मार्कर का लेंथ बताने में हमें ये बताना पड़ेगा कि मार्कर का लेंथ नॉर्थ में इतना, साउथ में इतना, ऐसा कुछ होता है क्या। क्या लेंथ बताने में हमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा, नहीं। मुझसे कोई पूछा भी क्या टाइम हो रहा है, मैं घड़ी में देखूंगा और मुझे टाइम कितना दिख रहा है, मान 9 बज रहे हैं। अब 9 अगर बज रहे हैं तो क्या ये बताने में मुझे बताना पड़ेगा कि घड़ी में 9 बज रहे हैं, घड़ी के डायरेक्शन में, घड़ी के ऊपर के डायरेक्शन में देखोगे तो कुछ और होगा, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। यानी कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दो ना तो वो पूरी तरह डिफाइन हो जाए, उसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत भी नहीं है। तो वैसे मैं कहूँ स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, तो तुम कहोगे सर फिजिकल क्वांटिटी
can be completely defined by only magnitude are said to be स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैं कहूँ स्केलर क्वांटिटी में क्या डायरेक्शन होता है? नहीं, नो डायरेक्शन इन स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये डिफाइन करने में जरूरत नहीं है। सर एक काम करिए, कुछ एग्जांपल्स वगैरह बता दीजिए। अब है क्या ना, मैं सारे एग्जांपल नहीं लिख सकता, क्योंकि फिजिक्स में जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी मैं डिफाइन करूंगा किसी भी चैप्टर में ना, तो एक चीज मैं जरूर बताता हूँ कि वो स्केलर है या वेक्टर। अभी के लिए कुछ मैं एग्जांपल्स बता दे रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ हमारा डिस्टेंस कैसा है? स्केलर। मैं कहूँ टाइम कैसा है? स्केलर। वर्क कैसा है? स्केलर। एनर्जी, किसी भी टाइप का एनर्जी वो कैसा है? स्केलर। पावर कैसा है? स्केलर। और मैं बात करूं स्पीड हमारा कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलो ये तो एक्चुअल में टेंसर है तो इसे स्केलर ही मानते हैं, एक्सेट्रा। ये सारी कैसे क्वांटिटीज हैं? स्केलर। तो जब भी फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करेंगे, उस क्वांटिटी को डिफाइन करते हुए हम लोग क्या देखते हैं कि वो स्केलर होगा या वेक्टर, ये जरूर बताएंगे। स्केलर क्या है? जिसको पूरी तरह डिफाइन करने में सिर्फ किसका जरूरत हो? जिसको पूरी तरह डिफाइन करने में सिर्फ अगर ना मैग्नीट्यूड का जरूरत हो, डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट ना हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्केलर कहेंगे। अब हमें डिफाइन करना है जो अपने चैप्टर का नाम है, इस तरह हम लोग फॉर्मली चैप्टर स्टार्ट कर ले जाएंगे। अब सुनो, वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा? डेफिनेशन में कम से कम 4-5 बार तो बोल ही चुका हूँ। तो वेक्टर क्वांटिटी होता है एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, साथ ही साथ में वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। चार बातें। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और साथ ही साथ में वो एक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। वेक्टर के लिए ना, अगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो किया, उसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, तो लेकिन वो फिर भी क्वांटिटी क्या नहीं रहेगा? वेक्टर नहीं रहने वाला है। तो मैं वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन अगर अच्छे से दूं तो क्या लिखूंगा? फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन and it follows law of वेक्टर एडिशन। अब ये डेफिनेशन देते हुए मन में सवाल आया, मेरे मन में तुरंत आया कि सर वेक्टर तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा जो आगे पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटी किसको फॉलो करता है? तो मैं कह रहा हूँ स्केलर क्वांटिटी नॉर्मल अरिथमेटिक्स को फॉलो करता है, जो बचपन से हम लोग पहली पहली बार स्कूल गए थे ना, जोड़ना घटाना एडिशन सब्ट्रैक्शन गुणा भाग ये सब सीखा था, उसी को स्केलर क्वांटिटी फॉलो कर रहा होता है। यानी मुझसे कोई पूछे स्केलर क्वांटिटी किसको फॉलो करेगा, तो नॉर्मल अरिथमेटिक्स यानी अरिथमेटिक्स को फॉलो करेगा। नॉर्मल अलजेब्रा, अलजेब्रा का अरिथमेटिक्स जोड़ना घटाना गुणा भाग को ही फॉलो करेगा, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि स्केलर क्वांटिटी follows laws of arithmetics यानी नॉर्मल जोड़ घटाना गुणा भाग को फॉलो। अब जैसे मैंने ये लाइन बोला ना, मन में तुरंत आता, वेक्टर के बारे में भी देखते रहेंगे एक एक बार, लेकिन ये लाइन बोलने के बाद मेरे मन में क्या आया? सर अगर वो नॉर्मल अरिथमेटिक्स को फॉलो करता है, इसका मतलब क्या? स्केलर का एडिशन पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, डिवीजन। पर वेक्टर का सोचो, क्या वेक्टर में एडिशन पॉसिबल? हाँ।
वेक्टर का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल, हाँ। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, हाँ। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरीके का होता है। एक बार हम कई बार दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर स्केलर बन जाएगा, यानी डायरेक्शन खत्म हो जाएगा। दूसरा कि जब वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी वेक्टर ही रहेगा, यानी इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा। तो वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन भी कितने टाइप का, दो, जबकि नॉर्मल में एक ही तरीके का मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ा है स्केलर के लिए। क्या वेक्टर में डिवीजन पॉसिबल है? नहीं। ए वेक्टर को बी वेक्टर से मैं क्या डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो तुम डिफाइन कर लोगे, पर जैसे मान लिया ए का डायरेक्शन था नॉर्थ, बी का डायरेक्शन है साउथ, तो डायरेक्शन कैसे डिफाइन करोगे? वेक्टर डिफाइन करने का मतलब क्या, डिवाइड करने का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड भी मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो, डायरेक्शन भी डायरेक्शन से डिवाइड हो, तो क्या डिवीजन पॉसिबल है? तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से नहीं डिवाइड किया जा सकता। हाँ, एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से जरूर डिवाइड किया जा सकता, पर पूरा पूरा वेक्टर नहीं डिवाइड हो सकता। तो मैं अगर लिख भी दूं यहाँ ना, क्या जो जो बोला है कि वेक्टर्स में क्या क्या ऑपरेशन पॉसिबल है, तो तुम कहोगे सर अगर लिखें तो वेक्टर में एडिशन पॉसिबल है, पढ़ेंगे। वेक्टर में सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और यहां तक कि मैंने कहा वेक्टर में कितने तरीके का मल्टीप्लिकेशन है, दो। इन दो तरीकों के बेसिस पर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का होगा, पहला होगा स्केलर और दूसरा होगा स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। नेक्स्ट, वेक्टर में डिवीजन नहीं पॉसिबल, डिवीजन बिटवीन टू वेक्टर्स डज नॉट पॉसिबल। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो ये मैंने वेक्टर का इंट्रोडक्शन किया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ और बातें बताऊं वेक्टर को लेकर। अब अगला सवाल ये उठा, सर वेक्टर का नोटेशन कैसे देंगे? वेक्टर को कभी भी नोटेशन देना हो तो हम लोग वेक्टर का नोटेशन कैसे दे रहे होंगे, तो इसके बारे में सुन। नोटेशन, नोटेशन के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मुझे लिखना है ना वेक्टर ए, तो वेक्टर ए लिखने के तीन तरीके, ऐसे लिखो। ए लिखो, ए के ऊपर एरो बना, तब भी इसे क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए। वेक्टर ए लिखने का दूसरा तरीका, ए लिखो, ए के ऊपर बार बना दो, तो ये भी वेक्टर ए है। वेक्टर ए लिखने का तीसरा तरीका, ए को बोल्ड में लिख दो। अक्सर फॉरेन ऑथर्स वगैरह की बुक में वेक्टर को बोल्ड लेटर से लिखा होता है, तो अगर कभी भी कोई लेटर बोल्ड से लिखा हो तो उसे हम लोग क्या मानते हैं? वेक्टर। यानी वेक्टर का नोटेशन तीन तरीके से दे सकते हैं। ए वेक्टर लिखना है तो ए के ऊपर एरो बना दो, मैग्नेट सॉरी ए के ऊपर बार बना दो, या क्या तीसरा पॉसिबिलिटी है, ए को अगर हम लोग बोल्ड में लिख दें तब भी हमारा कैसा नोटेशन हो जाएगा? वेक्टर का नोटेशन रहने वाला है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब आगे देखते हैं, तो हम लोगों ने क्या सीखा? वेक्टर का नोटेशन। सर आपने कहा है वेक्टर में क्या होता है? दो चीजें, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन। अब एक एक को हम लोग ध्यान देते हैं। वेक्टर का नोटेशन हो गया, तो अब हम लोग देखेंगे वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग क्या देखते हैं? नेक्स्ट हेडिंग, हेडिंग ही एक तरीके का क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हाँ, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा ध्यान दें। तो वेक्टर को, अच्छा वेक्टर में दो चीजें है ना, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन। मैं सवाल पूछूं, क्या मैं वेक्टर को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि नहीं? तो वेक्टर को किसी से भी रिप्रेजेंट करो ना, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, बस वो वेक्टर की दोनों चीजों को बताना चाहिए। सर दोनों चीजों का मतलब क्या है? वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड है वो भी बताना चाहिए, वेक्टर में जो डायरेक्शन है वो भी बताना चाहिए। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को भी बताए, वेक्टर के डायरेक्शन को भी बताए, कोई भी रिप्रेजेंटेशन, तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम सही मानेंगे। अब देखना, मैं कहूँ क्या लाइन हमारा वेक्टर का, लाइन सेगमेंट हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता सकता है? हाँ सर, लाइन हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो लाइन का लेंथ होगा वो क्या बता देगा? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पर क्या लाइन कभी डायरेक्शन बताएगा?
नहीं। इस लाइन का कोई डायरेक्शन है क्या? लाइन का मतलब ही क्या है? लाइन का एक एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी जाता है, दूसरा एंड नेगेटिव इन्फिनिटी। क्या उसमें कोई डिफाइंड डायरेक्शन है? नहीं। इसलिए वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग किससे नहीं कर सकते? लाइन से नहीं। अब मैं सोचूं पूछूं एरो से कर सकते हो क्या? तो बचपन में लाइन और एरो में डिफरेंस हमने पढ़ा होगा। मैं कहूँ एरो से कर सकते हैं क्या, तो तुम कहोगे सर एरो में देखिए टेल होता है और एरो में हेड होता है। एरो का टेल फिक्स होता है एक जगह और हेड कहाँ भाग रहा होता है? इनफाइनाइट पे। इसका मतलब क्या मुझे पता चला ना कि एरो के पास टेल है और हेड। टेल एक जगह फिक्स है, हेड कहाँ भाग रहा? अब हेड किसी ना किसी एक डायरेक्शन के में तो इनफाइनाइट को भागेगा। तो क्या एरो के पास में डायरेक्शन होता है? हाँ। मैं पूछूं कौन सा डायरेक्शन होता है एरो का, तो एरो का डायरेक्शन टेल से हेड की तरफ होता है। एरो का डायरेक्शन टेल से हेड की तरफ होता है। क्या इसके पास मैग्नीट्यूड? हाँ। एरो का कुछ ना कुछ लेंथ होगा ना, तो वो लेंथ किसको रिलेट कर रहा होगा? मैग्नीट्यूड्स को। तो मुझे इतना बोल के ये आइडिया लगाना कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग लाइन से नहीं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग किससे दे सकते हैं? एक एरो से दिया जा सकता है। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं? बाई एन एरो। सुनते रहे। जैसे मैंने ये बना दिया, ये मान लिया ए वेक्टर था जिसका रिप्रेजेंटेशन मैंने एरो से दे दिया। अब मैं पूछूं ये क्या है, तो तुम कहोगे सर ये है हेड ए वेक्टर का। मैं पूछूं ये क्या है, तो ये हमारे पास है टेल किसका? ए वेक्टर का। अच्छा वेक्टर में दो चीज है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब ये वेक्टर, सबसे पहले इसके डायरेक्शन को डिस्कस करते हैं। किसको? डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। जरा बताना इस ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? तुम कहोगे सर अगर वेक्टर एरो से रिप्रेजेंट हुआ है, क्या एरो के पास डायरेक्शन? हाँ। तो जो डायरेक्शन एरो का वही डायरेक्शन किसका? वेक्टर का। अब सवाल ये उठा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि एरो का डायरेक्शन क्या होता है? टेल टू हेड या हेड टू टेल। तो तुम कहोगे सर एरो का डायरेक्शन, एरो किधर बढ़ता है? टेल से हेड की तरफ आगे बढ़ रहा होता है या हेड से टेल की तरफ आता है? नहीं, वेक्टर टेल से कहाँ जाता है? हेड की तरफ। तो वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहेगा? एरो का डायरेक्शन टेल टू हेड, तो वेक्टर के भी डायरेक्शन कहाँ? फ्रॉम टेल टू हेड की तरफ। तो वेक्टर का भी हमारा डायरेक्शन कैसा होगा? टेल से हेड की तरफ वेक्टर का डायरेक्शन होगा। अब एक बात है, जैसे मैंने कहा ए वेक्टर को हम कैसे नोटेशन दे रहे थे? ए के ऊपर एरो लगा दो, बार लगा दो, बोल्ड में लिख दो। वैसे अगर मुझे ए वेक्टर का डायरेक्शन लिखना होगा ना, तो कभी भी ए वेक्टर का डायरेक्शन लिखना हो तो ए लिखो, एरो हटाकर कैप लगा दो। इसे हम क्या रीड करेंगे? ए कैप। कभी भी ए वेक्टर का डायरेक्शन लिखना होगा तो कैसे लिखना? ए लिखना, ए के ऊपर एरो हटाकर क्या लगा देना? कैप। तो ए कैप अगर कहीं लिखा है इसका मतलब वो क्या बता रहा है? ए वेक्टर का डायरेक्शन। ऐसे मैं कहूं कहीं ऐसा लिखा है क्यू कैप, तो इसका मतलब ये किसका डायरेक्शन बता रहा होगा? क्यू वेक्टर का। कहीं ऐसे लिखा है एक्स कैप, तो ये किसका डायरेक्शन बताएगा? एक्स वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा होगा। तो किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर कैप लग जाए ना, तो वो क्या बताएगा? उससे रिलेटेड वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा होगा। तो ए कैप किसका डायरेक्शन बताएगा? ए। अब देखना, वेक्टर में दो चीजें, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन मैंने बता दिया टेल से हेड होगा। डायरेक्शन को कैसे नोटेशन देते हैं? ए कैप से देंगे, ये भी बता दिया ए वेक्टर का। अब अगला मुझे बताना चाहिए ना मैग्नीट्यूड ऑफ। सबसे पहले मैं नोटेशन बताता हूँ। जैसे मैंने कहा ना ए वेक्टर का नोटेशन, ये क्या था? ये नोटेशन है वेक्टर का। किसका नोटेशन है? डायरेक्शन का। पूरा लिख दूं, ये किसका नोटेशन है? नोटेशन ऑफ डायरेक्शन। इसी तरह मैं चाहता हूं ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, अगर मुझे उसके बारे में कुछ बातें बोलना है तो पहले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मैं क्या दे दूं? नोटेशन दे देता हूं। तो अगर मैं नोटेशन दूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का ना, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिखो, ए के ऊपर एरो लगा रहने दे तो ए वेक्टर है, इसके आगे मॉड। तो अगर कभी भी वेक्टर के आगे मॉड का साइन लगा हो या सिर्फ ए ही लिखा हो, नोटेशन ए वेक्टर के आगे मॉड का साइन लगा दे या वेक्टर हटाकर एरो का साइन हटाकर सिर्फ क्या लगा दे? ए लिख दे, तब भी इसे क्या माना जाएगा? ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सर एक बात और बताइए, जैसे जो एरो का डायरेक्शन था वो किसका डायरेक्शन बन गया? वेक्टर का। तो वैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे पता करो? मन में आया सर, एक काम, एक बात बोल दीजिए।
कि जो एरो का लेंथ है ना वही क्या हो जाएगा, जो एरो का लेंथ है वही हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या ऐसा हो सकता है क्या, सोच के देखते हैं जरा। अक्सर हम लोग यही बोल जाते हैं, ध्यान देना। मैं कहूँ एक वेक्टर बनाओ 4 किलोमीटर, सुनते रहना, एक सवाल का जवाब दो, नॉर्थ डायरेक्शन में। क्या मैं कह रहा हूँ बनाने के लिए, एक ऐसा वेक्टर बनाओ जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 4 किलोमीटर हो, डायरेक्शन क्या हो, नॉर्थ हो। सुनते रहना। अच्छा, नोटबुक में या पेज में हम लोग डायरेक्शन कैसे मानते हैं, तो ये मानने का तरीका अभी सुन लो, अभी से याद रखना। अपवर्ड डायरेक्शन को मैं नॉर्थ कहता हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं क्या नाम देता हूँ, साउथ कहूंगा, राइटवर्ड डायरेक्शन को मैं ईस्ट, और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को मैं क्या नाम देता हूँ, वेस्ट। मुझे क्या बनाना है, 4 किलोमीटर लंबा लेंथ एरो बनाना है, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ। अब सोच के देखो, क्या मेरा बोर्ड इतना बड़ा है कि इसमें मैं 4 किलोमीटर लेंथ का एरो बना सकता हूँ। तो कहोगे नहीं सर ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, इसमें थोड़ा बनेगा 4 किलोमीटर का लेंथ। तो फिर ये सवाल उठा, फिर मेरे मन में आया, सोच के देखो इंडिया कितना बड़ा है, उसका मैप एक छोटे से पेज में बन जाता, कैसे बना होगा। सर ऐसे कुछ भी बना दिया, नहीं, उसका एक्चुअल मैप बनाने में कुछ ना कुछ स्केल अज्यूम किया गया होगा। यानी ये माना गया होगा कि इतना किलोमीटर अगर होगा तो मान ले 10 किलोमीटर को मैं 1 मिलीमीटर से दिखा दूंगा। तो उसी तरह मैं सोचूं, अगर मुझे इसको ग्राफ पेपर में 4 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाना है ना, तो ग्राफ पेपर क्या A4 साइज का है या मैक्सिमम A3 साइज का मैं ग्राफ पेपर ले लूंगा। अब उसमें कुछ ना कुछ हमें क्या मानना पड़ेगा, अजम्पशन यानी स्केल मानना पड़ेगा। और स्केल क्या, जैसे मान ली इसी को बनाने के लिए मैं मान लूं कि 1 किलोमीटर हमारा किसको बताएगा, इक्विवेलेंट होगा 1 सेंटीमीटर। यानी अगर अपने ग्राफ में मैं 1 सेंटीमीटर कहीं बना दिया ना, तो वो एक्चुअल में था कितना, 1 किलोमीटर होगा। तो यही जो है ना, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्केल कहेंगे। स्केल क्या माना कि 1 किलोमीटर इक्विवेलेंट है किसके, 1 सेंटीमीटर के। अब बताओ 4 किलोमीटर कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा, सर 4 सेंटीमीटर के। तो 4 सेंटीमीटर का वेक्टर बनाइए किधर, तो ये एक्चुअल लेंथ इसका कितना है, इस वेक्टर का लेंथ कितना है बताना। तुम कहोगे सर 4 सेंटीमीटर, पर क्या उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 सेंटीमीटर है, नहीं सर। इस वेक्टर का लेंथ तो कितना है, 4 सेंटीमीटर, पर क्या इस वेक्टर का एक्चुअल में मैग्नीट्यूड 4 सेंटीमीटर है, नहीं सर। आपने अजम्पशन माना कि 1 सेंटीमीटर किसको बताएगा, 1 किलोमीटर को। तो मैं क्या करूं, सेंटीमीटर हटाकर तो मैग्नीट्यूड निकालना, तो मैंने किसके मल्टीप्लाई किया, स्केल से मल्टीप्लाई कर दिया। स्केल क्या कहता था, सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर, 1। यानी अब सुनो पूरा, हमें क्या समझ में आया कि जो वेक्टर का लेंथ, एरो का लेंथ होता है ना, वो मैग्नीट्यूड नहीं बताएगा। अगर उस लेंथ में तुम स्केल का मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तब जाकर क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर निकल कर आएगा। हाँ मैं ये कह सकता हूँ जरूर कि हमारा जो मैग्नीट्यूड है ना, वो एरो ऑफ लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। लेंथ ऑफ एरो जितना ज्यादा, मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। पर क्या वो इसके इक्वल होगा, नहीं। लेंथ ऑफ एरो में अगर स्केल का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। दो बातें मुझे पता चला कि अगर मुझे कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के बारे में कोई पूछे ना, तो ये क्या होता है, ये एक्चुअल में है स्केल इनटू लेंथ ऑफ एरो। हाँ मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एरो का लेंथ है, नहीं, उसमें स्केल का मल्टीप्लाई किया। तो ये मैंने डायरेक्शन के बारे में एक दो लाइन बोला, इसके बाद में मैग्नीट्यूड के बारे में एक दो लाइन बोला। अगर तुम्हें याद हो, अभी मैंने क्या लिखा कि 4 किलोमीटर का नॉर्थ डायरेक्शन में दिखो। यानी जब वेक्टर को मुझे लिखना था तो मैंने वेक्टर कैसे लिखा था, सर ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन। तो वेक्टर कभी भी लिखना होता तो क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं। जैसे मैंने मैग्नीट्यूड कैसे लिखना सिखाया था, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लीकेशन। वैसे कभी भी वेक्टर पूरा लिखना हो ना, मुझसे कोई कहे ए वेक्टर लिखो, ए वेक्टर कैसे लिखेंगे, कंप्लीट कब होगा, जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दूं और वेक्टर का डायरेक्शन लिख दूं। क्या मैं देखो फार्मूला बना रहा हूं, मैंने क्या कहा, ध्यान देना। जैसे मैं कहूं जरा एक काम करो, ए वेक्टर लिख दो, तो तुम कहोगे सर अगर आपको वेक्टर ए लिखना है ना,
तो वेक्टर में क्योंकि दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी, तो ऐसा कुछ लिखो कि वो मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट करे डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करे, उससे पता चल जाए। तो मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर ए लिखना होगा ना, तो मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और लिखूंगा क्या, इनटू डायरेक्शन ऑफ। अब देखो ए वेक्टर को हम लोग इस तरह लिखेंगे एरो से, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आज ही लिखना सीखा, मॉड ऑफ ए वेक्टर, और डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या लिखें, तो एक फार्मूला बनकर आ गया ना, ये फार्मूला अभी से याद रखना है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बताएगा, और ए कैप क्या बताता है, डायरेक्शन, और ए के ऊपर एरो लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ए वेक्टर। ठीक है ना। इसके बाद वेक्टर को लेकर मैं तीन नोट, ये तो वेक्टर को डिफाइन कर दिया, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, नोटेशन, डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, वेक्टर का एक छोटा सा फार्मूला आ गया, ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू ए कैप, ये फार्मूला भी हमने देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीन नोट मुझे लिखना है, तो पहला नोट स्टार्ट करते हैं। तीन नोट लिखना, पहला नोट स्टार्ट करते हैं। ध्यान, मैं एक सवाल पूछूं, ये मैंने वेक्टर ए बना दिया, सोच के जरा देखो वेक्टर में कौन कौन सी चीजें हैं। सर वेक्टर में दो चीजें, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन। अच्छा वेक्टर बदलेगा कब, सर या तो आप मैग्नीट्यूड बदल दीजिए तभी वेक्टर चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बदलने का मतलब एरो का लेंथ कम ज्यादा कर दीजिए, या तो डायरेक्शन बदल दीजिए तभी वेक्टर का क्या होगा, चेंज, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल दीजिए। तो वेक्टर चेंज करने की तीन पॉसिबिलिटी, मैग्नीट्यूड चेंज करो, डायरेक्शन चेंज करो, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज कर दो, तो वेक्टर हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो वही मैंने कहा, अगर मैं ना चेंज करना चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि वेक्टर ना बदले, तो वेक्टर कब नहीं बदलेगा, जब आप ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होने दीजिए ना डायरेक्शन। अब देखो मैग्नीट्यूड कैसे नहीं चेंज होने दूंगा मैं, अच्छा मैं इसी वेक्टर को अगर घुमाऊं, ये वेक्टर ए था, इसी ए वेक्टर को घुमाता रहूं, तो जब वेक्टर को, उसी वेक्टर को घुमाओगे तो क्या एरो का लेंथ कम ज्यादा होगा, क्या इस वेक्टर को ऐसे घुमाने पर एरो का लेंथ कम ज्यादा होगा, नहीं। तो उसी वेक्टर को घुमाओ तो मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड को मैंने कंट्रोल कर लिया। अब डायरेक्शन कब नहीं बदलेगा, सर घुमाने में भी कैसे भी मत घुमाइए, घुमाने में क्या करिए ना, पैरेलल घुमाइए, इसी को उठाकर इसी के पैरेलल रख दिया, उसी को उठाकर रखा, क्या मैग्नीट्यूड बदला, नहीं। पैरेलल में रखा, क्या डायरेक्शन बदला, नहीं। इसी को उठाओ और हवा में लाओ स्पेस में, पर पैरेलल लाओ, तो स्पेस में ऐसे डायरेक्शन चेंज करते हुए भी लाया जा सकता है ना, ऐसे डायरेक्शन चेंज करते हुए भी ले जाया जा सकता है। मैं क्या करूँ, स्पेस में लाओ लेकिन कैसे, पैरेलल। क्या मैग्नीट्यूड बदला, नहीं सर वही वेक्टर उठाकर ले जा रहे, कैसे बदलेगा, मैग्नीट्यूड नहीं बदला। क्या डायरेक्शन बदला, नहीं, क्यों, क्योंकि पैरेलल लगा है तो डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। तो मैंने क्या कहा, कोई भी वेक्टर अगर स्पेस में, प्लेन में हो या 3D में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी वेक्टर स्पेस में पैरेलली मूव किया जा सकता है। पैरेलली मूव करने का मतलब क्या है, कि डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, और उसी को मूव करोगे तो मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा। तो ये रिजल्ट मैं लिखता हूँ, एनी वेक्टर कैन मूव फ्रीली इन स्पेस इन पैरेलल डायरेक्शन। पैरेलल डायरेक्शन में किसी भी वेक्टर को स्पेस में मूव किया जा सकता है। अगर मैं अगले नोट पे चलूँ, सेकेंड नोट पे, फर्स्ट नोट मैंने ये बता दिया, सेकेंड नोट पे अगर मैं आगे बढ़ूँ, ध्यान देना, सेकेंड नोट पे ध्यान दें क्या मैं कह रहा हूँ। ये एक वेक्टर हमारे पास है ए। अच्छा वेक्टर को अगर मैं रोटेट करूं, घुमाऊं, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर था, मैंने रोटेट करके यहाँ पहुंचा दिया, मान लीजिए बी वेक्टर, ए वेक्टर को रोटेट करके मैंने यहाँ पहुंचा दिया, और क्या बन गया, बी वेक्टर। जरा बताओ अगर वेक्टर को रोटेट किया है तो क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, नहीं सर, ये वेक्टर है, इसको घुमाओ, क्या घुमाने पर एरो का लेंथ कम ज्यादा होता है, क्या नहीं। तो क्या घुमाने पर हमारा, रोटेशन देने पर हमारा मैग्नीट्यूड चेंज होगा, नहीं। तो पहला पॉइंट क्या पता चला इसमें मुझे, इफ
a vector is rotate, अच्छा क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी, then its magnitude remains unchanged। अगर वेक्टर को रोटेट करोगे ना तो उसका मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, अनचेंज रहेगा। अनचेंज का मतलब क्या है कि अगर ए वेक्टर को रोटेट किया था, बी वेक्टर बना है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल होगा किसके, ये पहला पॉइंट पता चला रोटेशन। रोटेशन में दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या पता चला। अच्छा बताना, रोटेशन अगर मैं दूं तो क्या डायरेक्शन बदला, यहाँ मैं रोटेशन दे रहा हूँ, देखो वेक्टर को रोटेट किया तो क्या वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हुआ, हाँ सर देखिए पहले इधर हॉरिजॉन्टल में था अब किसी एंगल पे हो गया। पर क्या रोटेशन में हमेशा डायरेक्शन चेंज होगा क्या, क्या कोई केस ऐसा भी है जब डायरेक्शन ना बदले, तो देखो चेक करते हैं, रोटेट करते रहो करते रहो, अच्छा अपोजिट हो गया ऐसे, हाँ सर एक राइट अगर है तो दूसरा लेफ्ट, अभी भी डायरेक्शन क्या चेंज, ऐसे घुमाते रहो, यहाँ कहीं पहुंचा डायरेक्शन चेंज है, हाँ पर ऐसे घुमाते 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 दोबारा उसी डायरेक्शन में आ जाओ, देखो एक राउंड पूरा कर दे, ऐसे घुमाया, घुमाते घुमाते एक राउंड पूरा कर दिया, तो एक राउंड पूरा होने पर रोटेशन तो हुआ, पर क्या डायरेक्शन चेंज हुआ, नहीं। तो मुझे लग रहा सर एक राउंड जब पूरा हुआ तो रोटेशन नहीं हुआ, सॉरी डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ। एक राउंड में कितना एंगल घूमता है, 2 पाई, 360। सर एक राउंड नहीं, मैं क्या करूं, 2 राउंड घुमा दूं, अच्छा दो पूरा राउंड घुमाने पर भी अब चेंज होगा नहीं, अच्छा 2 राउंड घुमाने पर एंगल कितना, 2 × 2 पाई। सर 10 राउंड घुमा दीजिए डायरेक्शन बदलेगा नहीं, 10 राउंड घुमाने पर कितना एंगल, 10 × 2 पाई। सर एन राउंड घुमा दीजिए, एन राउंड घुमाने पर, यानी मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इंटीजर मल्टीपल ऑफ फुल राउंड घुमाया जाए ना तो उसी एक केस में डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, बाकी हर एंगल पर हर रोटेशन पर डायरेक्शन हमारा क्या होता है, चेंज हो जाएगा। तो जनरली रोटेशन पर डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन सिर्फ किसको छोड़कर, इंटीजर मल्टीपल ऑफ फुल रोटेशन को छोड़कर, यानी रोटेशनल एंगल कितना नहीं होना चाहिए, अगर रोटेशनल एंगल 2n पाई है, n क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन है, तो इस केस में हमारा क्या रहेगा, डायरेक्शन अनचेंज रहेगा, नहीं तो हर केस में डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या लिख रहा हूं मैं, इफ अ वेक्टर is rotate then generally its direction will be, then generally its direction will be changed except 2n पाई, अच्छा n क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन, एक्सेप्ट 2n पाई रोटेशनल एंगल, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया। अच्छा मैं पूछूं अगली बात, क्या वेक्टर को, अगली बात मैं पूछूं, क्या वेक्टर को रोटेट करने पर वेक्टर चेंज होगा, सर मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा पर डायरेक्शन जनरली चेंज होगा, तो वेक्टर चेंज होगा, हाँ। तो इस बात को भी लिख सकता हूँ मैं, अगर अगला नोट लिख, इसी में तीसरा पॉइंट, इफ अ वेक्टर इज रोटेट देन जनरली it will change except 2n पाई रोटेशनल एंगल, ठीक है। तो ये हमने देखा वेक्टर के रोटेशन करने पर कैसे और क्या फर्क पड़ेगा। ये 2 नोट हो गया हमारा, एक नोट मुझे और लिखना है वो भी लिख देता हूँ, ये 2 नोट हुआ, मुझे एक नोट और लिखना है वो भी लिखना है, एक नोट मुझे और बताना है। अच्छा अब मैं कहूँ, मुझे एक नोट और बताना, अच्छा मैं कहूँ वेक्टर क्या होता है, सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन,
पर अगर किसी में मैग्नीट्यूड भी रहे, डायरेक्शन रहे और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ना करे तो क्या वो वेक्टर रहेगा? नहीं। जैसे एग्जांपल है करंट, जैसे मैं दे रहा हूँ एग्जांपल, ध्यान देना। मैंने कहा मेरे पास ये एक वायर है, इस वायर में इस डायरेक्शन में करंट है मान लिया 4 एम्पियर, इस वायर में इसी डायरेक्शन में करंट है मान लिया 5 एम्पियर। मैंने इन दोनों को एक तीसरे वायर से जोड़ दिया। मैं पूछूं इस तीसरे वायर में करंट कितना, तुम कहोगे सर तो बेसिक में बहुत छोटा है, 10th क्लास में करंट वगैरह हमें पता है। हमें पता है ये जो जंक्शन है ना, जंक्शन कभी खुद से करंट नहीं पैदा करता, जंक्शन पे जितना आएगा उसको किसी ना किसी रास्ते बाहर भेज देता है। अब देखो जंक्शन पे इधर करंट आया 4, इधर आया 5, तो पक्का तीसरे में कितना भेजेगा? 9 एम्पियर करंट बाहर भेजेगा। अच्छा एक बात बताना, इन दोनों वायर के बीच का एंगल मैं अगर थीटा कह दूं, जिन दोनों वायर में करंट आ रहा था उसके बीच का एंगल थीटा कह दूं, और इस थीटा को चेंज करूं, यानी दोनों वायर के बीच का एंगल बदल दिया। अच्छा दो वायर हो, इनसे तीसरा वायर जुड़ा है, इसमें इनमें करंट आ रहा है और इनके बीच का एंगल मैं कम ज्यादा करूं, क्या तीसरे वायर में करंट चेंज होगा? नहीं। तीसरे वायर में कभी भी दो वायर के बीच का एंगल चेंज करने पर तीसरे वायर में कभी भी करंट क्या नहीं होता? चेंज नहीं होता। अच्छा तीसरे वायर में करंट चेंज नहीं होने का मतलब क्या है? सर अगर ये वेक्टर होता ना, तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, दो वेक्टर के बीच का एंगल कभी भी चेंज करो तो पक्का तीसरे में जो रिजल्टेंट होता है ना, वो हमेशा क्या रहेगा? चेंज हो जाता है। पर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि करंट के पास डायरेक्शन है, करंट के पास मैग्नीट्यूड है, लेकिन उन दोनों वायर के बीच का एंगल बदलने पर हमारा थर्ड वायर यानी रिजल्टेंट में क्या नहीं चेंज हो रहा है? करंट का वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है। यानी हमारा जो करंट जिसके पास मैग्नीट्यूड है, करंट जिसके पास डायरेक्शन है, लेकिन वो किसको फॉलो नहीं कर रहा है? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो पक्का वो कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर तो नहीं है। ऐसे क्वांटिटी को एक्चुअल में टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, लेकिन हम लोग अपने लेवल पे इसको क्या मानकर चल लेते हैं? स्केलर क्वांटिटी अज्यूम करके चलेंगे। स्केलर है नहीं, एक्चुअल में क्या? टेंसर। तो मैं लिख रहा हूँ करंट है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन both, but it does not follows the law of, but it does not follows the law of vector addition. Hence, it is not a vector quantity. करंट एक्चुअल में है क्या? करंट एक्चुअल में एक टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन टेंसर वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम लोग क्या अज्यूम करके चलते हैं? यानी इसका कैलकुलेशन किसकी तरह करते हैं? जैसे स्केलर क्वांटिटी है ना, वैसे ही कैलकुलेशन इसका होगा। वेक्टर के अरिथमेटिक्स को, वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करके नॉर्मल स्केलर के अरिथमेटिक्स लॉ को फॉलो कर रहा होता है। ठीक है ना? तो ये मैंने वेक्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया है। वेक्टर के बारे में क्या क्या बातें हमें कम से कम पता होना चाहिए, इतना मैंने आइडिया बता दिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। एक आध सवाल है, ये सवाल देख लेते हैं क्या है। छोटे छोटे सवाल हैं, कुछ है नहीं, ध्यान देना। जैसे पहला सवाल क्या अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो मैंने जितने ऑप्शन दिए इनमें चेक करके बताना है इनमें कौन सा वेक्टर है, कौन सा वेक्टर हमारा नहीं है। देखो पहला ऑप्शन है वेलोसिटी। हाँ सर वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। फोर्स, फोर्स में डायरेक्शन होता है। एक्सेलरेशन ये भी है। मास वेक्टर नहीं है, मास कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। करंट, करंट अभी मैंने डिस्कस किया, करंट ना तो वेक्टर है ना स्केलर, पर ये एक्चुअल में टेंसर है, लेकिन मानते क्या है कैलकुलेशन के लिए? स्केलर। टाइम, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट वेक्टर। इनमें से कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो वेक्टर को सही सही दिखाया गया? क्या वेक्टर को सिर्फ ए से लिखते हैं? नहीं। वेक्टर पे एरो लगाते हैं, हाँ। क्या ए को मॉड में लिख दोगे वेक्टर है? नहीं। क्या बोल्ड में लिखा है? देखो ये बोल्ड में अगर लिखा हो तो वेक्टर है। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन तीन तरीके से,
नोटेशन, ए के ऊपर एरो लगा दो, बार लगा दो या बोल्ड लिख दो। अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर, इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे ये बताना। देखो अगला सवाल कह रहा है इनमें से कौन सा क्वांटिटी हमारा वेक्टर है, जरा बताओ। तो पहला एनर्जी, मैंने आज ही लिखा है कि किसी भी टाइप का एनर्जी हो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। पावर, पावर भी कैसा क्वांटिटी है, रेट ऑफ वर्क डन होता है तो वर्क स्केलर, तो पावर भी कैसा, स्केलर। अगला फोर्स, किसी भी टाइप का फोर्स हो कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। मास, अभी ऊपर डिस्कस किया, मास कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये मैंने वेक्टर पहचानने के नाम पे कुछ दो चार सवाल करवा दिया। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इस टॉपिक को अब हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।